हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई प्रज्ञा एजुकेशन। ई प्रज्ञा एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर चौहान आज कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, सिर्फ जो मैं आज स्पीच देने जा रहा हूँ वो केवल एक सुझाव है, या आप उसे गाइडेंस भी समझ सकते हैं कि बच्चे हमें कई सारे क्वेश्चन करते हैं। पेरेंट्स में भी कई क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़ ले, अच्छे स्कोर लाए, कई सारी अपेक्षाएं होती है। लेकिन क्या इसके लिए हम सही मायने से, सही तरीके से काम करते हैं? और अगर आप सही तरीके से काम करना भी चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के भी क्वेश्चन वैसे ही होते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश नहीं आती मतलब इंग्लिश तो बहुत बड़ी भाषा है, लैंग्वेज है। उसे नहीं आती मतलब ABCD नहीं आती, उसके यानी कि किसी के जो पर्सनल नेम्स है वो लिखने नहीं आते, स्पेलिंग्स नहीं आते, सेंटेंसेस नहीं आते, क्वेश्चन सेंटेंसेस नहीं आते, इनडायरेक्ट स्पीच नहीं आती, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं आते, आंसर क्वेश्चन नहीं आते, पढ़ना नहीं आता। क्या नहीं आता? वो स्पेसिफिक क्वेश्चन किसी के पास नहीं होता। सिर्फ उतना बोल देते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आती, सर इसको इंग्लिश कच्ची है, आप पढ़ाओ इसको ये करना है, वो करना है। पेरेंट्स भी वैसे ही बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बच्चे की जो नोट्स है वो देखी ही नहीं, बच्चे को कभी पूछा ही नहीं कि उसे क्या नहीं आता है और कहाँ से शुरू करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें श्योरली सिद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बीच में से ले लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की इंग्लिश की, इंग्लिश नहीं आती, तो फिर जब बच्चा पढ़ने बैठेगा तो टीचर को पता ही नहीं है इसे क्या नहीं आता। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेगा, बच्चा वही पढ़ेगा, उसे पता नहीं चलेगा, फिर भी वो हाँ करते रहेगा। होमवर्क किसी में देख के कर लेगा, किसी को पूछ के कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं चलेगा कि आखिर इंग्लिश है क्या और मुझे कैसे सीखनी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या यानी कि शुरुआत कहाँ से करनी है। दूसरी बात, कभी मैथ्स में भी ऐसा ही होता है। कई पेरेंट्स कहते हैं मेरा जो बच्चा है उसका मैथ्स बहुत ख़राब है सर, उसे मैथ्स पढ़ाओ। कई बच्चे भी कहते हैं सर मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं रहता, मैथ्स नहीं आता है। लेकिन वो नहीं कहता कि मैथ्स में उसे क्या नहीं आता है। उसको डिजिट में पता नहीं चलता, एडिशन में पता नहीं चलता, सब्सट्रैक्शन में पता नहीं चलता, मल्टीप्लिकेशन में पता नहीं चलता, डिवीज़न में मुश्किलियाँ होती है। किसमें? अगर वो एक के बाद एक स्टेप करता जाएगा तभी उसको इंटरेस्ट भी इसमें रहेगा और वो अच्छी तरह से कर सकेगा। वैसे साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेजेस, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है, आप जो भी पढ़ना चाहते हो वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे ABCD अच्छी तरह से आती है, अब मैं इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इंग्लिश को कैसे शुरुआत करनी है सीखने के लिए, और मुझे क्या नहीं आता है, सबसे पहले वो करना है। उसके बाद धीरे धीरे करके आप जो भी आप सीखना चाहते हो वो सीख सकोगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तब, सिस्टम से करनी पड़ेगी ना। वो कोई भी काम है वो आप यानी कि सिस्टम, आपका एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, अभी दूसरे भी और सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। सर याद नहीं रहता, पेरेंट्स भी बोलते हैं मेरे बच्चे को याद ही नहीं रहता, बहुत पढ़ता है, बहुत लिखता है, लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता। मेरे समझ में ये नहीं आता कि आपको याद क्यों रखना है। पढ़ाई में याद रखना ही नहीं होता है, हमें काम करना होता है सही तरीके से, सही ढंग से। फिर जब वो आपकी हैबिट बन जाएगी, हैबिचुअल हो जाएगा वो, तब आपको याद रखना नहीं पड़ेगा, वो याद रह जाएगा। कोई भी अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप
का बच्चा या कोई भी हो, वो एडिशन करने के लिए, यानी कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट जुड़ने के लिए, यानी कि 2 से 2 जुड़ने के लिए 2 + 2 4 होते, अगर उसका वो रट्टा लगाएगा तो फिर उसके बाद 5 + 6 के लिए वो कैसे करेगा? उसने तो रट्टा लगाया 2 + 2 = हो गए 4, तो क्या अभी 5 + 6 = 4 होंगे? नहीं होंगे ना। उसका कुछ तरीका होना चाहिए कि जैसे कि ये 5 है, अभी इसमें 6 हमें जुड़ देने हैं, तो 5 तो वो ये है, अब ये 6 ऐड करने हैं, उसके बाद 5 के बाद क्या होगा? 6 7 8 9 10 11, अभी इसका मतलब हो गया 6 + 5 = 11, यानी कि कुछ मेथड होनी चाहिए। अब रट्टा मत लगाओ और प्रैक्टिस भी करो तो अपना दिमाग लगा के। अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हो तो उसमें जो रूल्स अपने आप आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि इसमें होता क्या है। जैसे कि अभी हमने 6 + 5 = 11 हमारा आंसर है। अभी अगर आप 5 + 6 करते हो तब भी आपका आंसर 11 होगा, 7 + 4 करते हो तब भी आपका आंसर 11 होगा। तो क्या आप प्रैक्टिस करो लेकिन उसमें अपना दिमाग लगाओ। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में ये नहीं होता है, होता है। जैसे कि अगर आप, कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं, सर साइंस में तो ये नहीं होता ना, साइंस में तो रट्टा लगाना पड़ता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सीखने की आपकी मेथड कुछ इस तरह की होनी चाहिए जिससे वो जो भी चीज़ है उसमें आपको अपनापन लगे, आपको दिलचस्पी हो, तब वो याद रह जाएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी समझ लो कि आप कोई व्याख्या है, साइंस की डेफिनेशन है, और आप बोलते हैं सर इसको तो रट्टा लगना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन क्या होती है वो समझिए। डेफिनेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उसके जो प्रिंसिपल्स है उसके ज़रिए उसे उसकी पहचान दिलानी है। जैसे कि अगर हम पंखा ले लें, हम जो पंखा है उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है? हमको हवा देने का। चलता कैसे है? बिजली से चलता है। यानी कि जो बिजली से चलने वाला कोई ऐसा डिवाइस जिसकी गति चक्रमान है और वो हमें हवा देता है, उसे हम पंखा कहते हैं। अगर आपको इस तरह की एक हैबिट हो गई कि किसी भी चीज़ को हम इस तरह डिफाइन यानी कि व्याख्यायित कर सकते हैं, तो आपके लिए व्याख्या करना बहुत इजी हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ को, फोर्स की डेफिनेशन हो या किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हो, तो आप कर पाओगे। एक बार करके देखिए। वो जब तक आप उसका प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसका फल क्या होता है वो आप नहीं पाएंगे, तब तक आपको मेरी बात सच नहीं लगेगी। अब जो भी कोई भी चीज़ हो, आप क्लास में पढ़ते हो या यूट्यूबर से कुछ सीखते हो, किसी किताब में से सीखते हो, तो उसे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट मत कीजिए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए। जैसे कि अगर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख रहे हो और उसमें एक सेंटेंस है, शी लर्न्स इंग्लिश। अभी उसका पैसिव वॉइस करना है, तो इंग्लिश इज़ लर्नड बाय हर। अभी आपने देख लिया, आपको ऐसा लगता है कि पहले जो लास्ट वाला वर्ड्स था ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, उसको पहले लिखना है, इसलिए इंग्लिश लिखा। उसके बाद में फॉर्म ऑफ टू बी, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म ऑफ टू बी है वो इज़ वहाँ पे रख दिया। फिर पास्ट पार्टिसिपल लर्नड वो लिखा, उसके बाद बाय, फिर शी का हर हो गया। अभी ये आपने अच्छी तरह से सीख लिया कि ऐसे होता है। अभी दूसरा सेंटेंस होगा, शी गिव्स ए चॉकलेट टू हिम। फिर आप उस जो भी आपने प्रैक्टिस की और या तो सीख लिया उसको आप दोहराएंगे।
कि अभी मैं हिम को आगे लूँ या ए चॉकलेट को आगे लूँ। जैसे आप ए चॉकलेट को आगे लेंगे उसके बाद इज़ लगाएंगे, फिर गिवन बाय हर करेंगे, फिर आप सोचेंगे भाई ये टू हिम का क्या होगा, आप कन्फ्यूज़न महसूस करेंगे। लेकिन जब आप कन्फ्यूज़न महसूस करते हो तब आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, उसी किताब में देखना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि पहली बार तो ऐसे होता था, इसमें ऐसा क्यों नहीं होता। आपके टीचर को पूछना चाहिए, किसी भी यूट्यूब पर आपको देखना चाहिए कि अब क्या करना है, और जब उसका आपको आंसर मिलेगा तब से वो याद रहेगा और वो लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। एक बार करके देखो। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरा यूट्यूब वीडियो देख के आप सीखो, मेरा भी यूट्यूब वीडियो सीखो, देख लो दूसरे जो भी यूट्यूबर है उसके भी वीडियो देखो, और बाज़ार में जो किताब मिलती है उसको भी देखो कि, और क्लासरूम में टीचर जो पढ़ाते हैं उससे भी आप सीखो, और आप अपना दिमाग लगाओ खुद का कि सब में कॉमन क्या है, सभी लोग क्या कर रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको एक रियलाइज़ होगा कि ये बात इस तरह की होती है और इसमें ये नहीं हो सकता और इसमें ये हो सकता है। इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तब आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा टू बी और नॉट टू बी का, कि ये आएगा या नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप परफेक्ट लिख सकोगे कि नहीं यही होगा, इसमें यही हो सकता है। एक बार ट्राई करो, इस्तेमाल करो और देखो, ठीक है। थैंक यू। और अभी मैं सबसे पहले इंग्लिश में टेंस सिखाने वाला हूँ, तो मेरा अगला वीडियो टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।